नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर अब पाकिस्तान की तरफ से ही बड़ा बयान आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने साफ कह दिया है कि भारत ने कभी भी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, भारत ने यह साफ कहा कि किसी तीसरे मुल्क की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करेंगे। डार ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों पक्ष सहमत हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत लगातार कहता आया है कि यह पूरी तरीके से द्विपक्षीय मुद्दा है, यानी दो देशों के बीच का मुद्दा है और किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। दरअसल कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने तीसरे देश के दबाव में सीज फायर करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान के ही बयान से अब विपक्ष के आरोपों की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। यानी सीज फायर पर उठी सियासत के बीच पाकिस्तान ने खुद ही साफ कर दिया कि भारत ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को कभी स्वीकार ही नहीं किया। यानी विपक्ष जो लगातार आरोप लगाता रहा कि ट्रंप ने 30 बार से ज्यादा सार्वजनिक मंच पर यह क्लेम किया, यह दावा किया, ये बतलाया कि हमने मध्यस्थता कराई, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, वो सारे बयान डोनाल्ड ट्रंप के वादों की तरह खोखले थे। लेकिन डार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, भारत ने आखिर क्यों तीसरे पक्ष का प्रस्ताव ठुकराया, वो सब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अपने वॉल पर समझा रहे हैं। अब आप समझिए, यहां पर एक ग्राफिक्स आ रहा होगा। तो डार का जो बयान है, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस बात को सुझाव दिया था कि हमें मुलाकात करनी चाहिए, यानी एक जगह ऐसी हो जहां पर हम बैठकर बात कर सकें। डार बोले पाकिस्तान भीख नहीं मांग रहा, बातचीत तभी संभव होगी जब दोनों पक्ष सहमत होंगे। अमेरिका ने सुझाई थी भारत और पाकिस्तान वार्ता किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर दोनों मुल्क जो हैं वो बात कर सके, और भारत का रुख साफ था कि मसला पूरी तरह से द्विपक्षीय है, यानी दो देशों के बीच है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि बातचीत तो तभी संभव हो पाएगी जब भारत इस पर सहमत हो, और अमेरिका ने भारत पाक वार्ता किसी तटस्थ जगह पर करने की सुझाव दिया था। और 25 जुलाई को वॉशिंगटन में एक बैठक हुई। उस बैठक में भारत की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि वो तीसरे देश की मध्यस्थता जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान शांति के लिए, बातचीत के लिए तैयार हो गया है, यानी पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर आ चुका है। अब इशाक डार, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो समझने की जरूरत है। दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। भारत का कहना है कि मसला द्विपक्षीय है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि बातचीत तभी संभव होगी जब दोनों मुल्क तैयार होंगे। पाकिस्तान अब भी बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विवाद सुलझाने का सही रास्ता जरूरी है और दोनों पक्षों की सक्रिय भागीदारी जो है वो जरूरी है। इसका मतलब समझिए कि पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ चुका है। इशाक डार के इस बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भारत बातचीत के टेबल पर आए, लेकिन हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान के साथ टेबल पर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं होगी। भले डार ये कहते रहे कि विवाद सुलझाने का सही रास्ता जो है वो बातचीत ही है, लेकिन भारत जो है वो कतई जो है वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान शांति के लिए बातचीत को तैयार हो गया, लेकिन भारत की चुप्पी और पाकिस्तान की जो बेचैनी है वो कैसे बढ़ी है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। बातचीत ही समाधान की जो राह है वो पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। बातचीत तभी संभव होगा जब दोनों पक्षीय राजी हों। भारत तैयार नहीं तो पहल जो है वो नामुमकिन है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। इशाक डार इस बात को जरूर कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, इच्छुक देश से बातचीत को तैयार है और बातचीत से ही समाधान की जो राह है वो निकलेगी, और बातचीत तभी संभव होगी जब दोनों मुल्क जो हैं वो राजी होंगे। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की राह नहीं छोड़ेगा, हम बातचीत के टेबल पर नहीं आएंगे। यानी खून और पानी एक साथ नहीं बहने वाला। अब विपक्ष के आरोपों की हवा कैसे निकली है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। राहुल गांधी और एनडीए गठबंधन ने आरोप लगाया था
जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी पर उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष के बाद ये पूरा जो सीज फायर किया गया है वो अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ था। डार के कबूलनामे से विपक्ष के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खारिज हो चुके हैं। राहुल गांधी और एनडी गठबंधन ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सीज फायर इसलिए करवाया था क्योंकि अमेरिका का इसमें दखल था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो एक नहीं बल्कि 30 बार से ज्यादा सार्वजनिक जगहों पर ये उन्होंने क्लेम किया और कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई। लेकिन अब डार के इन दावों के बाद ये पाकिस्तान की तो पोल खुली ही, साथ में विपक्ष ने जो एक राजनीतिक गुब्बारा फुलाया था सरकार के खिलाफ, उसमें भी हवा जो है वो निकल गई है। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ अनंत अमित जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे और हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़ेंगे। चलिए, अब आप चारों को आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन संदीप भाई, सबसे पहला सवाल आप ही का, डार साहब के बयान को आपने सुना कि नहीं सुना, या पढ़ा या नहीं पढ़ा? साहब, आप लोग अपनी आत्माओं को काहे से पूछते हैं? नहीं, घूस तो आप लोग दिए थे जब आपने भारत सरकार पर यह आरोप लगा दिया था, जब आप लोगों ने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई। स्टार्ट कर देते हो, मतलब आत्मा को काहे से? अच्छा, ये बताइए कि डार क्या भारत का आदमी है या बीजेपी का उसने पटका पहन लिया? फिर आप ही बोल लीजिए। अरे आप बोलेंगे तब ना। आप शुरुआत में कहेंगे आत्मा को कुचल दिया तो उस पर आपत्ति नहीं करूंगा क्या मैं? जो भी, अरे आपत्ति भी फिर कर लीजिए। पहले जो आप बोलिए, पहले आप बोलिए संदीप भाई, यही दिक्कत है। आप मूल मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप तुरंत शुरुआत के साथ व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप मूल मुद्दे पे तो आइए। अरे हम मुद्दे पे हैं, मुद्दे से बाहर है क्या? चलिए अब बोलिए, डार साहब के बयान पर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? आपको किस हिसाब से क्या बोलना है आप डिसाइड नहीं करोगे? नहीं, लेकिन हम ये सवाल तो पूछ सकते हैं ना। अच्छा, ये बताइए कि डार के बयान पर सवाल हो आप पूछ लीजिए, पहले सवाल पूछ लीजिए, फिर चलिए आप बोल लीजिए। अब डार के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि भैया, मीडिया वालों को अपनी आत्मा को कूचने वाला हथियार इस देश के लोगों को बता देना चाहिए। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन आ गया, अब अमेरिका बढ़िया है, मोदी जी का डंका बजने लगा। अरे भाई, जो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, जो ये डार्क साहब कह रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। दोनों बातें अलग अलग है। शिमला समझौता, जिस इंदिरा जी की बात आप करते हैं, वो शिमला समझौता कहता है कि हम द्विपक्षीय आधार पर बात करेंगे, तीसरा पक्ष में मध्यस्थ स्वीकार नहीं। लेकिन यहाँ ट्रंप क्या कहता है? हमने फोन किया कि अगर आपको बिजनेस करना है तो युद्ध बंद करो, और युद्ध बंद हो गया। ये तो सच है ना कि जब हमारे ऑफिशियल जो है घोषणा के पहले ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, कैसे उसको पता भैया कि हमारे बीच में गप्पू चुइयां हो गई है? मतलब ये तो गुमराह करने वाली बात आप लोग करते हो ना। दोनों बातें अलग है। अब इसहाक डार ने क्या कहा? इसहाक डार ये कह रहे हैं, और अमेरिका ने तो पहले इस ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक बार जब मोदी जी की गलबहियां चल रही थी, वो माय फ्रेंड हुआ करते थे, तब मतलब आप कैसे मानेंगे? आप मानेंगे कैसे? प्रधानमंत्री ने संसद में भी कह दिया, अब क्या, अब मानेंगे कैसे आप? आपको पाकिस्तान के विदेश मंत्री पर ज्यादा भरोसा है देश के? अरे मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के चंदे पर पल रहा है, और वो अगर पाकिस्तान की खिलाफत कर रहा है तो जाहिर तौर पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। अनंत अमित जी, ठीक है, अच्छा ठीक है, मतलब विपक्ष के नेता पे भरोसा कर ले। अरे जिस मुल्क की तरफ से ये मानक, अरे संदीप भाई, चिल्लाने से, आवाज तेज करने से सच खत्म हो जाएगा क्या? अरे संदीप भाई, आवाज तेज करने से सच खत्म हो जाएगा क्या? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोग जो झूठ फैलाते हैं। अरे कोई झूठ नहीं, हमने क्या झूठ फैलाया? एक मिनट, अनंत अमित जी रुक जाइए। अच्छा ये बताइए संदीप जी, झूठ क्या फैलाया? आप झूठ क्या फैलाया? मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, झूठ यही है कि जो मैंने बात बताई कि एक अमेरिका जो बात कह रहा है वो अलग,
और इसाक डार जो बात कह रहे हैं अलग, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है और जो अमेरिका आप आइए मध्यस्थता करिए, लेकिन ये मध्यस्थता तभी हो सकती है जब भारत इसके लिए अच्छा तैयार हो। संदीप जी, लेकिन अभी भी आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि मीडिया ने झूठ क्या फैलाया। हमने तो वही दिखाया जो कहा गया। अरे राहुल भाई आता हूं। हाँ, मिक्स कर रहे हैं, ये जो मथनी की तरह मत रहे हैं, ये जो आधा सच और आधा झूठ मिला रहे हैं। अरे झूठ क्या है? अरे संदीप भाई झूठ क्या है ये तो बताइए। हाँ, यही मैं बता रहा हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति मैंने क्या आपने शुरुआत से सुना? आपने शुरुआत से सुना मैंने ट्रंप का नाम लिया कि नहीं लिया? मैंने ये भी बोला कि 30 से ज्यादा बार उसने दावा किया। क्या मैंने ये नहीं कहा? मध्यस्थता का दावा नहीं किया उसने अरे ठीक है, चलिए अनंत अमित जी। हाँ, ये दोनों अंतर है। अच्छा ठीक है, दावा और मध्यस्थता दोनों जमीन आसमान का अंतर है। पूरा देश नव भारत के नायक, प्रगति के पथ प्रदर्शक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मना रहा है। आज मैं प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं आपके माध्यम से। अरे सुन लीजिए, ए संदीप भाई आपका टर्न आएगा तो बधाई दे दीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। साथ ही संदीप जी की बातों पर आता हूं, इन मुद्दे पर आता हूं। संदीप जी बेसिकली कई बार आशीष जी डिबेट में बैठते हैं, ऐसे बौखला जाते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है। संदीप जी ये बात को समझिए कि एक देश का उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद डार जिस तरीके से इशाक डार जो बात कह रहे हैं और ट्रंप जो बात कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि रिश्तेदारी हजारों वर्षों से चल रही है, अब किसकी बात को मानेंगे? पाकिस्तान के विदेश उसका मानो भाई, रिश्तेदार है, रिश्तेदार की बात नहीं मानिएगा। मानिए रिश्तेदारों की बात जरूर मानिएगा, जनता पार्टी देश के नेता की बात ना मानिएगा। सड़क तक पे कहती रही कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ाई में किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, द्विपक्षीय वार्ता थी। हमने न ट्रंप की बात सुनी, हमने पाकिस्तान जब गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान जब अपनी दुहाई मांग रहा था, अपने देश के लोगों की दुहाई मांग रहा था, तब हिंदुस्तान के नौसेना के अधिकारियों से, वहां के नौसेना के अधिकारियों ने बात किया, उसके आधार पे सीज फायर हुआ था। और बार बार कह रहे हैं संदीप जी, हिंदुस्तान में ये पहले भी कहा, ऐसे लोगों कैसे बैठा लेते हैं, इनको यही नहीं पता डीजीएमओ क्या होता है, नौसेना का अधिकारी क्या होता है। अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। अरे संदीप भाई आपके टाइम में अनंत अमित जी नहीं बोले थे ना, अब सुन लीजिए। तो तथ्य तो हो, अभी तो तथ्य हो, किसने बात की सर बताइए। अरे सुन लीजिए ना, ए संदीप भाई रुक जाइए, दो मेहमान और हैं, दो मेहमान और है। संदीप भाई रुक जाइए, अनंत अमित जी को सुन लीजिए ना। डीजीएमओ ने बात की, डीजीएमओ ने, अरे नौसेना के अधिकारी को बताइए क्या डीजीएमओ ने? आपसे मैं ज्यादा अभी तो नौसेना अधिकारी बता रहे थे। जैसी बात मत देखिए आशीष जी, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ऐसे समय पे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बयान आता है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज साहब और मुनीर ये दोनों 25 तारीख को इनकी मुलाकात होनी है अमेरिका में, उस समय ऐसे बयान आते हैं। ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान की 146 करोड़ जनता, जिस तरीके से कांग्रेस ने, हमारे प्रधानमंत्री जब लोकसभा के अंदर बयान दे रहे थे इसी बात को, तब भी कांग्रेस के युवराज और इंडी गठबंधन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का जब बयान आ गया है, तब भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के साथ दिक्कत आशीष जी ये है कि माननीय मोदी जी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये देश का विरोध भी करने लग जाते। दिक्कत ये है, अब जब हमने बार बार कहा, हमारे नौसेना के अधिकारियों ने कहा, सरकार ने कहा, विदेश सचिव ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, इनको विश्वास नहीं हुआ। अब जब पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जब इस बात को, रक्षा मंत्री का 2 बयान बता दीजिए, को स्वीकार करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के समय की जनता की जीत है। कल 2 बयान आया है, ये बयान बता रहा है हिंदुस्तान जो कह रहा था वो सही कह रहा था, और यहाँ जो इंडी गठबंधन के जो लोग कह रहे थे, ये सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, देश की जनता को गुमराह करने का कोशिश कर रहे थे। और उन नौसेना के लोगों को, सैन्य बल के उत्साह को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही थी, जो आज भी कर रही है। ठीक है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल लाल जी, उसके बाद फिर मैं संजीत सिरोही सर आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जितना सम्मान दे रहा है इसाक डार जी को, जैसे लग रहा है कि इसाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री न होकर भारत के विदेश मंत्री हो गए। इतना सम्मान निकल रहा है पाकिस्तान के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है भाई, प्रधानमंत्री जी आपके जन्मदिन को देश इस रूप में याद रखेगा कि अरे आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ना भूले, और आप 10 मई को आपने जो है कि
तो पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम कर लिया। इतनी सारी विसंगतियां हैं पूरे प्रकरण में। आपको भी याद है आशीष जी, उस दिन भी मैं आपके साथ डिबेट को 10 मई को भी हम लोग शामिल थे डिबेट में। 10 मई को जिस तरीके से अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति के तरफ से सीजफायर की घोषणा होती है। भाई भारत अगर बढ़त में पूरे, हमें भारत बढ़त पर हासिल था, भारत को पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से बढ़त थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीज फायर क्यों किया गया? अरे आपको पीओके लेना चाहिए था, आपको तमाम तरह की चीजों के ऊपर आपको प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ट्रंप के तरफ से वो घोषणा होती है और उसके बाद वास्तव में सीज फायर की घोषणा हो जाती है, उसके बाद संक्षेप में मैं बोलूंगा आशीष जी, आप कड़ी, एक एविडेंस की पूरी कड़ी है हम लोगों के पास। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से सेना को जो है कि छूट दे दी गई थी, लेकिन बाद में सेना की तरफ से, सेना के अटाचे, डिफेंस अटाचे का वो बयान भी आया था कि सेना को अगर पूरी छूट मिली होती तो फिर ये स्थितियां ना होती, शुरुआत में स्थिति कमजोर ना पड़ती। हम लोग सीधे, अब आप सोच के देखिए कि उसमें क्या शर्त रखा गया था कि भारतीय सेना वहां के सैनिक ठिकानों पर हमला नहीं करेगी। अरे वो पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? वहां के डीप स्टेट पर ही आतंकवाद शामिल है। तो ये पूरे घटनाक्रम में सीडीएस का बयान देखिए, उसके बाद वो बयान भी आता है। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से पाकिस्तानी विदेश मंत्री को बयान लेके कवर फायर बीजेपी पैदा कर रही है, भारत सरकार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो बिल्कुल यहां से दिख रही है कि हमारी सरकार कितनी कमजोर हो गई है। मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुआ है और उसकी जो पूरी कमाई हुई है बीसीसीआई और आईसीसी को, वो उन कमाइयों का हमारे 26 जो शहीद परिवार के लोग हैं उनके बीच में कम से कम बांट दीजिए। आपको तो जन भावनाओं से कल के डेट पर आशीष जी ये कह रहे हैं कि लूडो खेल लिए और ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिए, कबड्डी खेल लिए, ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले लिए। ठीक है, एक रिएक्शन कर्नल संजीत सिरोही जी का ले लेते हैं। कर्नल साहब, हम लोग लंबे समय से इस बात पे चर्चा भी करते रहे हैं, बात भी करते रहे हैं कि इसमें तीसरे मुल्क की कोई मध्यस्थता उसने की नहीं है। वही बात पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री भी हैं इशाक डार, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 25 सितंबर को मुनीर और शहबाज ये दोनों अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप से मिलने के लिए। उससे पहले इस तरह का बयान देना, इसके मायने भी इशाक डार अच्छी तरीके से समझते होंगे, लेकिन सच है, सच को स्वीकार उन्होंने किया। बिल्कुल आशीष जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। हाँ, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे को लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट में सिर्फ एक ही मिनिस्टर या उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है जो थोड़ी सेंसिबल बात करता है। बाकी जो उनके जो लीडर्स हैं या उनका प्राइम मिनिस्टर है और उनके खास तौर पर उनके डिफेंस मिनिस्टर है, वो क्या बात करते हैं वो खुद कंफ्यूज है, इसलिए पता नहीं लगता। अब ये इशाक डार साहब जो है, इन्होंने जो है बयान दिया है और ये जानते हुए कि ये बयान वो बयान है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है नाराज और ज्यादा हो सकते हैं पाकिस्तान की। भारत से तो पहले नाराज थे क्योंकि भारत बार बार ये कह रहा था कि हमने जो है कोई मध्यस्थता किसी की नहीं की। इट वाज ए बायलैटरल टॉक बिटवीन डीजीएमओ पाकिस्तान के और इंडिया के। उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप 30 दफे कहते हो, अगर मैं गिनती करूं तो मेरा ख्याल 40 के आसपास दफे वो इस बयान को दे चुके हैं कि मेरी मध्यस्थता से, मेरे को टैरिफ को ट्रेड डील की वजह से मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स को जो है लड़ाई जो है मैंने रुकवा दी। और वो ये भी दावा करते हैं कि मैंने अब तक 5-6 महीने में 7 लड़ाइयां रोक चुका हूं और मैं जो है नोबेल पीस प्राइज का हकदार हूं। तो ये इशाक डार ने जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसके ऊपर भारत सरकार पहले दिन से इस बात को बार बार कहते रही है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ बायलैटरल बातें थी पाकिस्तान डीजीएमओ की और भारत के डीजीएमओ की। अब ये कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले, मैं एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, एज एन आर्मी ऑफिसर ये कहता हूं कि अगर हमारी फौज, हमारा आर्मी चीफ, हमारा प्राइम मिनिस्टर इस बात को कहता है कि किसी की मध्यस्थता नहीं थी, इट वाज ए बायलैटरल टॉक, तो मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि वो जो है, जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉलिटिकल रीजन से इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन ये जो इशाक डार साहब ने जो बात बोली है, ये ही बात बिल्कुल सच है और यही बात दोनों देश
जो कि इन्वॉल्व थे लड़ाई में, अगर पाकिस्तान भी कह रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी और भारत भी कह रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कौन होते ये कहने वाले? दो आदमी लड़ रहे हैं और तीसरा आदमी कहे कि मैंने लड़ाई बंद करी, तो आप उन दो आदमियों की बात को मानोगे या तीसरे आदमी को मानेंगे जो कि हजारों मील दूर बैठा हुआ है? तो ये सब चीजें हैं। मेरे को लगता है इशाक डार साहब ने पूरी बात को जो है साफ कर दिया और हमको और हर पार्टी को इस चीज को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद संदीप भाई आपके पास आता हूं। राहुल लाल जी देखिए, इस कार्यक्रम में इशाक डार को साहब करके संबोधित किया जा रहा है। वो आतंकवादी देश है, वो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। सबसे पहले तो उनको किसी प्रकार से सम्मानित है। यहाँ तो सम्मान ऐसे उभर के आ रहा है जैसे लग रहा है कि कल ही भारत सरकार अब इशाक डार को कहीं भारत रत्न दे दे। मुझे तो ये डर लग रहा है आशीष जी। दूसरी चीज कि 10 मई का वो प्रमाण वाला दिन है, वो उधर। अच्छा ये बताइए कि इशाक डार ने जो सच कहा वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग, या गले के नीचे नहीं उतार पा रहे हैं? क्या दिक्कत क्या आ रही है? आशीष जी, हाँ आशीष जी हर सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन एक सच को भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं है। 10 मई को आखिर युद्ध विराम की सबसे पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कैसे हो जाती है? आखिर वो घोषणा भारत या पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं होती है? मतलब भारतीय यहाँ की तरफ से बयान नहीं आता। मुझे तो उस दिन जब मैंने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को, तो राहुल लाल जी आप ये कह रहे हैं कि इशाक डार ने भारत के दबाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में ये बयान दिया क्या? हमें तो लग रहा है इशाक डार ने ये बयान जो है चीन के दबाव में दिया है, नरेंद्र मोदी जी के दबाव में नहीं दिया है। अरे अनंत अमित जी ऐसा तो नहीं है कि ये पटका आप लोग अब उनको भी पहना देंगे, इशाक डार साहब को भगवामय बना देंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भगवामय हो जाए। हिंदुस्तान तो भगवामय ही है, पूरी दुनिया। उनको तो भारत रत्न भी दिलवा दीजिए आनंद जी, आशीष जी। इशाक डार को भारत रत्न अरे भी दिलवा सुन दीजिए। लीजिए, राहुल लाल जी आपके टाइम में वो बोल नहीं रहे थे ना, सुन लीजिए। आशीष जी, राहुल जी या संदीप जी जो बात कर रहे थे, मैं जो बात कह रहा था, इनको बड़ा विरोध हो रहा था। लेकिन सिरोही साहब तो एक रक्षा विशेषज्ञ है, रिटायर्ड आर्मी से के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, उनकी बातों को यकीन इनको करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सैन्य बल की पराक्रम और साहस को चुनौती जिस तरीके से इंडी गठबंधन हिंदुस्तान में दे रहा है, ये पता नहीं इंडी गठबंधन को क्या हो गया। सेना का सम्मान किसने नहीं किया बता दीजिए। इंडिया गठबंधन में अच्छा सुन लीजिए राहुल लाल जी, संदीप भाई के पास भी जाना है, सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए अनंत अमित जी, बोल लीजिए, फिर संदीप भाई के पास जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से, और राहुल जी आप चाइना की बात कर रहे थे, अभी ये लोग दोनों लोग चाइना से आए हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं आशीष जी, आपने भी इस बात को दोहराया कि 25 तारीख को ट्रंप से इन लोगों की मुलाकात है। उस मुलाकात के पहले पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह बयान ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो पहले कह रहा था, आज भी हम इस बात पे अड़ी गए कि विगत 11 वर्षों से हम सरकार है और हमने दुनिया को एक मैसेज दिया है और हमने कहा अनंत अमित जी, पाकिस्तान के बयान पे मत अधिकृत रहिए। पाकिस्तान के बयान पे अगर लेके हमारा विदेश मंत्रालय चल जाएगा, फिर कल पाकिस्तानी। अच्छा ठीक है राहुल लाल जी, एक बार संदीप भाई को भी सुन लेते हैं। संदीप भाई बहुत देर से कह रहे थे। संदीप भाई। आशीष जी, मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देने का समय मैं बाद में रखूंगा, वो बाद में बोलूंगा। पहले जो मुद्दा है कितना समय दीजिएगा, अनुरोध है सर। अब सुनिए सर, अरे अब इनको शांत कराइए सर। नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो है ना संदीप भाई, इससे तो इनकार नहीं करेंगे ना आप। कौन कह रहा है सर कि नहीं है भाई? हम कहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के? तो आप कम से कम बात अरे सर इनको शांत कराइए, मुद्दे की बात है। जिस डार की बात कर रहे हैं सर, उसमें बयान क्या दिया है? अक्षरशः एक एक शब्द में पढ़ के सुना दे रहा हूं। आप ही को फोन करके पाकिस्तान, अरे गपोलिया मत पे लो, जाके पढ़ लो गूगल पर। भाई इतना जल्दी आप बमक जाते हैं, इतना तो पेट्रोल में भी आग नहीं लगती तेजी से जितना जल्दी आप। नहीं सर, इस देश की जनता के दिल में आग लगी हुई है। अरे कोई आग नहीं लगी हुई है। पूर्वांचली लोग ऐसे ना होते, पूर्वांचलियों को मत करिए इससे, पूर्वांचली ऐसे नहीं होते। सुनिए सर, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन इस प्रक्रिया में अमेरिका की मध्यस्थता तभी स्वीकार होगी जब दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान राजी हो। मतलब समझिएगा, पाकिस्तान भी राजी नहीं है, राजी हो। डार ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के प्रस्ताव। भाई संदीप भाई कहां का पढ़े हैं? डार ने यह कहा कि वॉशिंगटन में जो बैठक हुई थी 25 जुलाई को, उसमें भारत ने साफ मना किया कि हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। बयान चला दीजिए।
अरे चलिए, संदीप अगर आप- भाई आपके सामने ग्राफिक्स चल रहे हैं। भाई आप कौन हो, क्यों वकील वकील बन रहे हो भाई? तो हम भी पढ़ा अरे रहे हैं, हम हमको वकील पढ़ने दीजिए। नहीं, वकील तो मैं हूँ, अब वकालत तो बयान मैंने की उसका है, चला दीजिए। लेकिन मैं वकील इंग्लिश में होगा, वकील किसी हिंदी पार्टी में का नहीं होगा। हूँ। हम लोग इतने समझदार हैं, उस बयानों को समझ लेंगे, लेकिन आप अपने शब्द मत करिए। जो डाल ने कहा उसको चर्चा चला दीजिए। ये जो अरे इंटरटेट करके संदीप भाई मैं चलाते समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहाँ का मोदी जी आर्टिकल को निकाल के बचाते लेकर आए हो। हैं। सर, ये मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा बयान गलत निकल जाए 10 जूते में खाने के तैयार हूं। अरे फिर कहां से लेकिन अगर ये सब शब्दों का इस्तेमाल कहां करते हैं, क्यों करते हैं ये आप? फिर झूठ मत फैलाया करिए ना। अरे कौन सा और जो झूठ कह फैला रहा दिया हूं, मैंने? मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, इससे ज्यादा क्या होता है सर? कोट अरे अनकोट का भाई मतलब वो समझते हैं आप ना। इशाक डार ने ये बात बड़ी साफ कही ना, उसका अच्छा बयान है। इशाक डार ने ये बात बहुत साफ कही ना कि वो चाहते थे कि मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से की जाए, लेकिन भारत तैयार नहीं था। कहीं भी इस बात का भारत जिक्र और है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोनों कहीं नहीं भी तैयार इस है। बात का शिमला जिक्र नहीं है समझौता, कि पाकिस्तान शिमला तैयार नहीं था। समझौता, अरे शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता है क्या? अरे भाई शिमला कौन समझौता होता है मुझे शिमला पता समझौता? है क्या है। तो फिर जाहिर सी अब बात है, मुझे बात ये नहीं भी हो सकती। पता है कोई कि देश नहीं शिमला कर सकता। समझौते में क्या पाकिस्तान हुआ कर था। सकता है, भारत कर सकता है। शिमला देखिए तीसरे देश की मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान को भी शिमला समझौता तोड़ना पड़ेगा। अगर भारत करता है तो भारत को तोड़ना पड़ेगा। तो अभी तो तुमका नहीं है ना, समझौता है, इसका मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली चीज, इसमें मोदी का कोई 56 इंची का कोई सहयोग नहीं है, उसमें इंदिरा जी दुर्गा देवी का सहयोग है जो शिमला समझौता की थी। पहली चीज। अरे अब चौथी पास की बात मत करिए, उसको बधाई देने अरे दीजिए। संदीप जी फालतू देखिए मैं बात मत मोदी करिए जी को, नेशनल चैनल पे बैठ के। अरे सुनिए ना, बधाई नहीं दे दीजिए। अगर कोई गाली देता तो दे लेने देते, ताकि अरे माफी नाम पर संदीप जी मोदी जी अब को अगर बधाई आप नहीं दे शिमला रहे, समझौते की बात करेंगे तो उनके ये भी जन्मदिन आपको की बधाई दे रहे, समझ में आपको आना बधाई नहीं पड़ेगा दे रहे। कि पाकिस्तान मतलब हार आप के अभी कोई भी वो माँ की गाली समझौता देता जीत तो गया आप था। देने देते, ताकि उसके नाम पर वोट मांग ले। हम बधाई नहीं दे सकते भाई? हम भी इस देश के निवासी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बधाई क्यों नहीं दे सकते? बधाई क्यों नहीं दे सकते भाई? हम देंगे बधाई, हम देंगे बधाई के 2 करोड़ रोजगार आपको अपने जिंदा रहते। अरे दे दीजिए, अरे संदीप भाई दे दीजिए, अब बधाई दे दीजिए, बधाई दीजिए। हैप्पी बर्थडे बोलिए मोदी जी, बोलिए हैप्पी बर्थडे मोदी जी। अब नहीं, आप बेशब्द मेरे होंगे सर। मैं मोदी जी को ये चाहता हूं कि जिस 75 साला स्कीम के तहत बधाई देते हुए कहता हूं कि जिस 75 साला स्कीम के तहत आपने मुरली मनोहर जैसी पंडित जी को निपटा दिया, आपने कलराज मिश्रा को निपटा दिया, हमारे यहाँ के केसरीनाथ त्रिपाठी को निपटा दिया। प्रभु आज शाम को मनन करते हुए रात 12 बजे सारी आपकी घोषणाएं होती हैं। आप इस देश को बख्श दीजिए और कहिए, मतलब ये दिन भर आप लोग के दिमाग में यही चलता है क्या कि मोदी साहब रिटायर हो जाएं, मोदी साहब चले जाएं? अरे रणभूमि में जीता जाता है, ये थोड़ी ना कामना की जाती है कि सामने वाली पार्टी चली जाए, रण से हट जाए, युद्ध ना लड़े। अरे संदीप भाई युद्ध तो लड़के जीता जाता है ना, वॉक ओवर लेके क्या करिएगा? केसरीनाथ त्रिपाठी को हटा दिया। नहीं मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि युद्ध तो लड़के जीतिएगा ना, वॉक ओवर क्यों लेना? अरे हमारे मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया, ये गुजराती का पंडुआ कलराज मिश्रा को हटा दिया। तो 75 साल स्कीम में जाना पड़ेगा ना। जाओ बाबू, बख्श को 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए तो स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए किसानों की आमदनी मतलब इशाक डार का जितना गुस्सा है संदीप भाई, आप लोग पीएम मोदी पे निकाल दीजिए। इशाक डार ने ऐसा क्यों किया? कल रात से तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई होगी। देश को गिफ्ट दे दीजिए, देश के ऊपर उपकार कर दीजिए। अब जाइए, 75 साल देश सोचता था कि आप 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, इसलिए आपको वोट दिया, इसलिए कि आपकी स्कीम थी, आपकी घोषित स्कीम थी। 75 साल में मोदी अच्छा मुख्य मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, मुख्य मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं आप इधर की उधर बात गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। आशीष जी अब देखिए, गंभीरता की बात यह है, सच्चाई यह है कि जैसे मैंने कहा शिमला समझौता को लेकर ये फैक्ट है कि कोई भी देश, भारत या पाकिस्तान, इस तरीके की मध्यस्थता अगर स्वीकार करता है तो शिमला समझौता उसको तोड़ना पड़ेगा, जबकि वो अभी टूटा नहीं है। इसाक डार यही कह रहे, जो मैंने बयान पढ़ा वो अच्छा बयान है, और वो जो उन्होंने उसके बाद एक शब्द और बोला, उसको अगर आप मुझे कहने देते तो उसमें फेवर की बात थी, जो एक नहीं, किसके फेवर भाई? हम तो राष्ट्र के लिए खड़े हैं। अब आप किस राष्ट्र के लिए खड़े हैं ये मैं नहीं कह सकता संदीप भाई। आनंद भाई के फेवर की बात थी। इसाक डार ने अमेरिका से भूमिका निभाने के लिए कहा, लेकिन शर्त रखी कि भारत की सहमति बिना मध्यस्थता संभव नहीं है। ये इनके फेवर की बात थी, आपने नहीं कहने दिया था। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि इसाक डार ये सिर्फ
वो किसी के फेवर में या किसी के दबाव में नहीं बोल रहे। वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि जिस तरीके से, एक बात समझिए, मोदी जी बात हुई फोन पे, कहे हमारी यार ट्रम्प भाई आपने तो मेरी इज्जत खा ली, बड़ी बेइज्जती करा रहे हो, कैसे के दोस्त हो। कहे अच्छा रुक, मैं पाकिस्तान को एक चूड़ी टाइट करता हूँ, थोड़ा सा आपके फेवर में, आधा सच और आधा झूठ। मतलब ये लग रहा है कि दो पूर्वांचली आपस में बात कर रहे हैं। मोदी जी का ट्रम्प ने यही गिफ्ट मांगा मोदी जी ने, और यही गिफ्ट मिल गया पाकिस्तान से। अच्छा, सर, तो आप ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने करवाया? इसी रिश्तेदारी इनकी पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान इनके समर्थन में आकर दम फोड़ दे, वोट इनका फूट जाएगा, वोट इनको ठीक है संदीप भाई, राहुल लाल जी कुछ, राहुल लाल जी को भी सुन लेते हैं, राहुल लाल जी को फिर संजीत जी के पास। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान के बयान को इतना अहमियत देने की जरूरत क्या है? पाकिस्तान के बयानों की विश्वसनीयता क्या है? कल अगर पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी बयान देते रहता है तो क्या हम लोग विश्वसनीयता तो राहुल लाल जी डोनाल्ड ट्रम्प के बयान की भी नहीं है? क्योंकि अपने ही मुल्क में जिस राष्ट्रपति को अपने 188 फैसले वापस लेने पड़े तो उसकी विश्वसनीयता पर भी तो सवाल उठते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि उनके विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प अगर सबसे पहले घोषणा कर देते हैं आशीष जी कि वो सबसे पहले अगर घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने वाला है, और अगर सीज फायर हो जाता है तो कहते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो प्रत्यक्ष की स्थिति हम लोग ने 10 मिनट मतलब राहुल लाल जी, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? जब उन्होंने संसद में इस बात को कहा कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हम स्वीकार न हमने किया है न करेंगे, मतलब आप अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा कर लेंगे, आप पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री पर भरोसा कर लेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करेंगे? आशीष जी देखिए, आप तो कानून में काफी रुचि रखते हैं, मैं कानून के शब्दावली में आ जाता हूं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य थे 10 मई के दिन के, वो साबित कर रहा था कि अमेरिका कहीं कहीं पर्दे के पीछे से था और उसकी धमकी और उसके डंडे के पीछे से ये प्रकरण चल रहा था। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। अब मैं आपको परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य है ना उसका उदाहरण दिखाता हूं। नोएडा में एक बहुत फेमस हत्याकांड हुआ था, मैं उस हत्याकांड का नाम नहीं लूंगा। लोअर कोर्ट ने पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य के आधार पर दोनों ही पेरेंट्स को, माता पिता को दोषी करार दिया था, उम्र कैद की सजा दी थी। लेकिन जब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया ना तो ये दोनों ही पेरेंट बरी हो गए। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य अदालत में कहां तक टिकता है, इस बात को साक्ष्य बहुत मजबूत है। देखिए जिस घटना पर आपने तुलना की, मैं सब जिसके बारे में आपने बोला, मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पे तमाम घटनाक्रम जो दिख रहे हैं बड़े मजबूती से दिख रहे हैं। और पाकिस्तान पे भरोसा करके अगर बीजेपी के प्रतिनिधि खुश हो रहे हैं तो कल के डिबेट में, परसों के डिबेट में फिर उन्हें परेशान होना पड़ेगा। नहीं राहुल लाल जी, एक्चुअली टाइमिंग को भी तो देखिए ना आप। वो टाइमिंग तब है कि जब शहबाज और मुनीर ये दोनों ही अमेरिका ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, कई सारे इश्यूज पर बात होने वाली है। ट्रंप वो शख्स जो 35 बार से ज्यादा ये क्लेम कर चुके कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। ये बात उनको नागवार भी गुजरी कि भारत सरकार ने कभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन आप समझिए कि इसका इंपैक्ट पाकिस्तान को कितना झेलना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा? आशीष जी, अगर ट्रंप के पास मिलने से पहले तक में बयान बदल जाए पाकिस्तान के, फिर क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बयानों का तो कोई महत्व है नहीं। आज उन्होंने पाकिस्तान के कथनी करने, उनके बयानों को दुनिया ही नहीं सुनती। अब देखिए ट्रंप की बात, देखिए ट्रंप 40 से ज्यादा बार कह चुके हैं इस बात को। मैं उनके बातों को गंभीरता से मैं भी नहीं लेता, लेकिन जो चीजें घटनाक्रम 10 मई को घटी थी, आखिर और उसका प्रमाण प्लस 14 सितंबर को पूरे देश भर में जितने भी लोग थे, तमाम लोग क्रिकेट का विरोध कर रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी ऑफिशियली इस समय जारी है, और उसके बावजूद आप किसी पाकिस्तान के साथ आप मैच खेल लेते हैं। तो भारत सरकार की नीति आतंकवाद को लेकर ढुलमुल नहीं, घटिया किस्म की ढुलमुल वाली नीति है। ये बहुत दुखद मन से मुझे कहना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक कमेंट संजीत सिरोही साहब से ले लेते हैं। संजीत सर, आपने सुना राहुल लाल जी के बयान को भी सुना, और संदीप जी लगातार इशाक डार के बयान को लेकर ही अब सवाल उठाने लगे। देखिए जी आशीष जी, ये मेरे को लगता है कि ये पॉलिटिकल कंपल्शंस है इनकी, जिसके बारे में ये बार बार जो है, जब पाकिस्तान ये कहता है कि हमने भारत के 5 जहाज गिरा दिए तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं हाँ जी जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे जेट गिराए गए हैं। लेकिन जब इशाक एक मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था,
अब हम आप मुझे अपने बोलने भारत दीजिए, के आप सुनिए समाचार बात। एजेंसियों पर विश्वास करते हैं जो ये बताती है कि आशीष जी, जो है इनको वहां पर संदीप जी प्लेन को गिरा, बोलो कि मैं ये 3 पॉलिटिकल विमान पार्टी से कश्मीर में नहीं गिरा, हूँ, ये हमारी मेरे को मीडिया बीच में ये बताती नहीं है। रोकेंगे। हमारे एक बार न्यूज संदीप एजेंसी भाई, दैनिक जागरण का संदीप भाई बताओ। सुन लीजिए ना, दैनिक संजीत जी जागरण को ने सुन बताया लीजिए। कि 3 अरे विमान रुक गिरा जाइए कश्मीर तो, में। संजीत जी बोले ये क्या दैनिक आपने? जागरण की सुन लीजिए खबर पहले, है। सुन लीजिए पहले संजीत जी को, समय की भी कमी है, संजीत जी को सुन लीजिए। संजीत सर प्लीज। मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट राय दे रहा हूं। मेरा पॉइंट कहने का यह है कि जब इशाक डार साहब ये कह रहे हैं कि भारत ने जो है मध्यस्थता के लिए मना कर दिया और जो भी सीज फायर या जो अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों में हुई है वो दोनों डीजीएमओ के बीच में हुई है, तो बार बार इस चीज को क्यों कहा जा रहा है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहे, इशाक डार गलत कह रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमने 5 जहाज पाकिस्तान भारत के गिरा दिए तो उसको मान लिया जाता है। मेरा पॉइंट कहना क्या है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है कि तो आप एक जो साथ है रख लो। फौज के बयान के दिए हुए को भी आप मानते नहीं हो, डिफेंस मिनिस्टर के को नहीं मानते हो, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मानते हो, ना कि प्राइम मिनिस्टर के को मानते हो, तो फिर आप सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे तो आप मानते जाओ। टॉपिक थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि बार बार ट्रंप का बयान सामने आ रहा था, बार बार ट्रंप का जिक्र सामने आ रहा था। लेकिन एक इसमें दिलचस्प बात यह हुई है कि छठे दौर की बातचीत का इंडिकेशन मिल गया है। यानी जो ट्रेड डील रुकी हुई थी, वो ट्रेड डील टैरिफ विवाद को लेकर एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ सकती है। एक रिएक्शन सबसे पहले मैं इस पे राहुल लाल जी आपका लूंगा, फिर आनंद अमित जी और फिर मैं आपके पास आता हूं। राहुल लाल जी। आशीष जी देखिए, छठे दौर की वार्तालाप होना एक अच्छा संकेत है, मैं इसका स्वागत करता हूं। जब छठे दौर की वार्तालाप जिसमें कैंसिल हुई थी, वो कैंसिल भी भारत के तरफ से ही हुई थी। ये तथ्य भी मैं यहां पे रख दूं कि वो अमेरिका की तरफ से कैंसिल नहीं हुई थी। लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो भारत को जिस तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए था, 7 अगस्त को भी उसने 25% का टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद फिर उसने 25% का टैरिफ और अगस्त के लास्ट में और ज्यादा बढ़ा दिया। तो हमें भारत तरीके से इसमें प्रस्तुत होते, चूंकि अभी भी ट्रंप के साथ बार्गेनिंग करने के लिए आपके आक्रामकता में और ज्यादा वृद्धि की जरूरत लगातार पड़ेगी। ये चीज हमारे नीति निर्माताओं को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। नहीं, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि ट्रंप की तरफ से झुकाव आया है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अब पहले की तरह उस तरह अड़ियल रहे जब उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया था। आशीष जी, तो उन्होंने टैरिफ को कभी भी वापस तो नहीं लिया है। आखिर आप सोच के देखिए, अभी भी हमारे विदेश के नीति निर्माताओं को यह चीज सोचना पड़ेगा कि जिस ट्रंप के लिए पूरे दुनिया से हम लोगों ने दुश्मनी मोल ले ली, अगर सामान्य शब्दावली में कहूं, भाई कहा जा रहा था कि बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ट्रंप के साथ। उन्होंने सोचे कि भारत के साथ पूरे ट्रेड व्यापार में, ट्रेड डील में सबसे खराब व्यवहार उन्होंने भारत के साथ किया और ब्राजील के साथ किया है। तो ये स्थिति हम लोग को देखनी पड़ेगी कि भारत की विदेश नीति में कमी कहां से रही। हमें पहले से ही अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए। रूस से भारत तो क्या, रूस से अमेरिका खुद तेल खरीद रहा है। तमाम यूरोप के उनके जो मित्र देश हैं वो लोग जो कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह भी खरीद रहा है। और रूस और अमेरिका के बीच में अगर हम बात करें, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो तकरीबन 18% का जो व्यापार है वो बढ़ा है। बहरहाल इस पर एक कमेंट अनंत अमित जी आपसे भी चाहूंगा, उसके बाद संदीप जी मैं आपके पास आता हूं, फिर से रोहित साहब आपके पास। देखिए आशीष जी, ये छठी जो बैठक होनी है निश्चित तौर पे ये स्वागत योग है। और बार बार माननीय मोदी जी ने ये कहा, देश में भी कहा, विदेश की धरती पर भी कहा कि हिंदुस्तान अपने तहत, अपने सिद्धांतों के तहत ट्रेड डील करेगा। उसके लिए हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शर्तों पे यदि अमेरिका तैयार होगा तो हम उनके साथ बातों को करने के लिए तैयार है। उसी का उदाहरण था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से भी ये कहा और अमेरिकी राष्ट्रपति को एक मैसेज देने का काम किया था। उस बात के बाद से लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 3 दिन तक सो नहीं पाए थे। और आज अमेरिका जिस तरीके से झुककर हमारे सिद्धांतों के आधार पर बात करने को तैयार हुआ है, ये हिंदुस्तान की जीत है। और हिंदुस्तान विगत 11 वर्षों में, आशीष जी बार बार हम कह रहे हैं, हिंदुस्तान आज जिस स्थिति में, जिस मजबूत स्थिति में पहुंचा है, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे अपने देश के स्वाभिमान की बात हो, आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है, ये आगे भी बजता रहेगा। ये हमारी सरकार और माननीय मोदी जी की देन है जो अमेरिका झुककर ट्रेड डील पे बात करने को तैयार हो रहा है। ठीक है संदीप जी। आशीष भाई, आशीष सर, जितना अपने देश में मोदी जी झुके हैं उतना ट्रंप झुका है। मोदी जी जीएसटी पर झुके, वो टैरिफ डील पर। ये जो तकनीक है ना सर, इस तकनीक को राजेश खन्ना की एक फिल्म आई थी, रोटी का दाम कितना बढ़ा दो,
सेठ ने कहा 2 गुना बढ़ाना, क्या 3 गुना बढ़ा दो, 3 गुना बढ़ गया। व्यापारी पर जब जनता ने दबाव डाला, समझौता हुआ, 2 गुना हो गया। ये जो तरीका निकाला मोदी जी ने, राजेश खन्ना जी की फिल्म से सीखा, और मोदी जी के मित्र थे तो ट्रंप ने सीख लिया सर, और उसी फार्मूले को लागू इस देश पर किया जा रहा है। और मोदी जी उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिए कि हम 50 गुना बढ़ाएंगे तो 10 गुना तो मानोगे ना भैया, तो फायदा ही तो लेके जा रहे हैं। जो आप वहां से सरप्लस हो, मतलब वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, भारत जनरेट करता है। अमेरिका का क्या है? अमेरिका को तो पाने के लिए जहान है, और आपका नुकसान हो रहा है। 1 करोड़ रोजगार संकट में पड़ा हुआ है, और आप कह रहे मोदी जी की 56 इंची वाली छतिया 1 इंच कम ही नहीं कर। ठीक ठीक, मतलब एक कमेंट जी। जीएसटी पर आप झुक गए, 18% लगाकर 8 साल जनता को लूटा, अब डंका बजा रहे हो कि जो है 5 लगा दिया, मतलब अब भी ले रहे हो। तो वही होगा अमेरिका के साथ। मैं इसकी पहले घोषणा कर दिया है कि इस प्लानिंग के तहत अमेरिका काम कर रहा है। उसको जितना चाहिए उसको आप खुशी खुशी दे दोगे, इसलिए कि उसने इतना हाई कर दिया है कि आप लो तक समझौता करते करते अपने आप आ जाओगे, और उसका वही टारगेट है और वही वो करेगा। ठीक है, 56 इंची सीने का बता लो, ये हो गया, इतना है, इतना होता तो तुम्हारे जो है लोगों संदीप को भाई सुन लीजिए ना, सिरोही साहब को भी सुन लीजिए, फिर हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारा डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, कितना बेइज्जत होगे भाई, कुछ तो शर्म कर लो। आपके नागरिकों को जंजीरों में बांध कर भेजा, आपका वीजा खत्म कर दिया, कम कर दिया, आपके लोगों को 2-2 राज्यों पर बैन लगा दिया कि हमारे यहाँ आ नहीं सकते हो। कितना लतिया आएगा, कितना देश को बेइज्जत कराओगे, उसके बाद कहते हो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। अरे डंका बज रहा है, तारीफ पूरी तरह खत्म करा दो। अच्छा ठीक है, डंका बज रहा है, अरे सुन लीजिए, अगर डंका बज रहा है पूरी तरह तारीफ खत्म कराओ, माने ये डंका बज रहा है। अच्छा ठीक है संदीप भाई, कर्नल साहब को सुन लीजिए, कर्नल संजीव सिरोही जी आप बोल लीजिए, फिर मैं संजीव भाई आपके पास आऊंगा। देखिए आशीष जी, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो नर्म रुख है उस हुआ है, उसके कई कारण है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता लग गया था मार्च अप्रैल से ही कि भारत ने एक रेड लाइन की स्थिति, लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि कोई भी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है भारत के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तभी से ये कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद जो है जब मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा श्रेय लड़ाई रोकने का अपने ऊपर ले लिया, और भारत सरकार ने उसको जो है नकारा कर दिया कि नहीं, ये तो द्विपक्षी फैसला था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का रोल नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फिर जो है ये टैरिफ लगाने का मामला शुरू किया, और उसमें 25% तो वैसे लगाया, 25% पेनल्टी इस बात की लगाई कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा था, जबकि रूस से चीन भी तेल खरीद रहा है, लेकिन चीन के ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी नहीं लगी, सिर्फ भारत के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। उसके बाद भारत सरकार फिर भी नहीं झुकी। फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बाकी उनके 2 जो एडवाइजर्स है, पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट, ने बहुत बेहुदा तरह की जो स्टेटमेंट देनी शुरू करी। उसके बाद भी भारत का उसके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ। असली जो इनका डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो सॉफ्ट शुरू हुआ सॉफ्टनेस, वो हुई जापान में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे गए और जापान से जब बातचीत कही, तो जापान को जब ये लगा कि हमने जो है भारत अमेरिका के साथ जो डील करी है वो एक घाटे की डील थी, तो उन्होंने अपना जो है जो उनका विजिट थी यूएसओ का वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद एससीओ समिट हुआ। एससीओ समिट में जब पुतिन जी और मोदी जी और जिनपिंग जी को जब इकट्ठा देखा और वो फोटोग्राफ पूरे वर्ल्ड में फैली, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता लग गया, उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि शायद हमने भारत को और रशिया को खो दिया है चीन की तरफ। तो ये वहां से जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये इशारा मिल गया था कि भारत जो है, अगर आप इसी तरीके से टैरिफ लगाना शुरू करोगे तो भारत अमेरिका से दूर जाता जाएगा, जो अमेरिका के हित में नहीं है। और वहां के जो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग सेट थे, उन्होंने भी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये जो है मैसेज दे दिया था। उसके बाद जो है इसके ये जो हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार इस चीज को किया, उसका भी जो है भारत के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देख लिया कि अब जो है, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और हथकंडा लगाया। उन्होंने कहा यूरोप यूनियन को कि आप भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाए, जबकि यूरोपियन यूनियन की टीम भारत में एफटीए के लिए ऑलरेडी आई हुई थी। तो ये सब चीजें जब हुई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये लगा कि अब जो है ये नहीं होगा,
तो अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मोदी जी को जो उनके 75वें बर्थडे पे जो विश किया है, और अब मुझे लगता है कि अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर तक ये डील हो जाएगी और उसमें कुछ कंसेशन हमको देने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा अमेरिका। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार है। राहुल भाई मैं आपके पास आता हूं, संजीव भाई से एक कमेंट पहले ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, संदीप भाई आपके पास भी आऊंगा। संजीव श्रीवास्तव जी, छठे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है, उसकी रूपरेखा तैयार हो गई है, इसके मायने क्या हैं और इससे आने वाले समय में क्या कुछ फायदा मिल सकता है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत की जो ये कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्व के जो बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की विषय हो, सभी में जो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी अपना अहम योगदान देगी। और ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और ये जो पार्टनरशिप है अगर आगे बढ़ती रहे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इस पार्टनरशिप की जो नींव है वो भी बहुत गहरी है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ट्रंप प्रशासन ने कुछ गलतियां की। ट्रंप प्रशासन ने जाहिर है कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है कि बहुत ही ट्रांजैक्शनल उनका बिहेवियर रहता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर जगह देखते हैं, अपने फायदे को लेकर के वो अधिक से अधिक राष्ट्रों के ऊपर, चाहे वो उनके पड़ोसी हो, चाहे वो एलाइज हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, सभी के ऊपर वो दबाव बनाने की रणनीति के तहत काम करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो उनका भारत के ऊपर दबाव बनाने की जो उनकी रणनीति थी उसका कोई असर नहीं हुआ है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि क्या इन सब बातचीत के बाद जो टैरिफ है वो पहले की तरह रहेगा या फिर टैरिफ बढ़ेगा? पहले की तरह मतलब 50% से पहले की अगर मैं बात करूं, जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा था, टैरिफ उतना ही रहेगा या फिर उसमें बढ़ोतरी होगी? ये कुछ कम होगा, पूरा कम नहीं होगा, क्या ये कहा जा सकता है? उसमें उसको कम होना ही है, वो कम होगा ही, और वही एकमात्र रास्ता है। आप टैरिफ भी लगाएंगे और बातचीत करेंगे, ये हो नहीं सकता। टैरिफ को तो कम करना ही होगा, वो आज नहीं कल होगा। ये जो बातचीत चल रही है, और अभी आपने देखा कि हमने भारत को ऐसा लगता है कि खो दिया है, ऐसा उनके अंदर एहसास हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी महान नेता हैं, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बहुत ही विशेष है। और अभी आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने जो संदेश भेजा है, फोन से जो बात की है, जाहिर है कि उससे मैसेज बहुत क्लियर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये गहरा एहसास हो रहा है कि ये जो भारत के साथ जो संबंध है वो कितने महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने सारी बातें बताई कि ये संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, ये अमेरिका के अंदर भी रियलाइजेशन है और भारत के अंदर भी रियलाइजेशन है। ठीक है राहुल भारत के जी, संजीव जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज, उसके बाद में राहुल जी के। देखिए, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को पिछले 25 वर्षों में गढ़ा गया है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो या प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी रहे हो, सभी ने इन संबंधों को गढ़ा है, बनाया है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने तो अपनी पूरी सरकारी दांव पर लगा दी थी इस पूरे इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो है पिछले 11 वर्षों में लगातार इन संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की यात्रा के सही संबंधों को बनाने का काम किया है। और अमेरिका में भी आप देखिए तो चाहे वो बिल क्लिंटन रहे हो, चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो या स्वयं ट्रंप पिछले कार्यकाल में, अपने पहले कार्यकाल में स्वयं ट्रंप ने भी इन संबंधों को बढ़ाने का काम किया है। तो ये इस संबंधों को लेकर के कंसेंसस है, भारत में भी कंसेंसस है। अगर कुछ लेफ्ट पार्टीज को अगर छोड़ दें तो सभी पार्टीज के अंदर ये कंसेंसस है
कि जो भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़नी चाहिए और अमेरिका में भी एक कंसेंसस है कि ये बढ़नी चाहिए। ठीक तो है। ये राहुल मेरा लाल जी मानना आप है कुछ कि कह रहे संबंधों थे, का समय जो की भविष्य है, बहुत समय उज्जवल की है। कमी है। संजीव जी, राहुल लाल जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद संदीप भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो भारत जैसे बड़े देश के ऊपर वो 50% टैरिफ लगा दे, और वो भी उस देश के ऊपर जिसके साथ आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसके साथ। इसके लिए देखिए जाना पड़ेगा। मुझे याद है कि स्वर्गीय जो हमारी पूर्व जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, उन्होंने एक स्पष्ट वहां पे उन्होंने सदन का भी बयान था कि भारत केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को मानता है, बाकी किसी के प्रतिबंध को नहीं मानता है। लेकिन जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध नहीं था आशीष जी, और अमेरिका ने उसमें 2019 में प्रतिबंध लगाया, हम लोगों ने ईरान से तेल लेने बंद कर दिए हम लोगों ने, और अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया। अमेरिका सेल गैस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है कि अपने यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी का पेट्रोलियम नहीं होता है, लेकिन अमेरिका के दबाव में हम लोगों ने ईरान को कुछ प्रतिबंध को स्वीकार किया जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध नहीं था। हम लोग अमेरिका के दबाव में अमेरिका से जो है कि ज्यादा तेल का हम लोगों ने निर्यात करना प्रारंभ किया। ये कुछ ऐसी हमारी अतीत में गड़बड़ियां ठीक रही। है, 30 सेकंड संजीव भाई जवाब दीजिएगा, फिर संदीप भाई आपके पास आ रहा हूं लास्ट में। अनंत अमित जी 30 सेकंड में संजीव जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ईरान के प्रति भी भारत हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही चला है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के विरुद्ध हमने IAEA में कई बार उनके विरुद्ध वोटिंग की है, और ईरान के संदर्भ में हमारी जो संबंध है उसमें भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ईरान के में हम चाबहार का पोर्ट भी बना रहे हैं, किसी के दबाव में आकर के हमने थोड़ी किया है। ठीक है संदीप जी आप कुछ कह रहे थे। संजीव जी 30 हमने सेकंड वोट दिया था। समय की कमी है। राहुल भाई समय की कमी है, 30 सेकंड संदीप जी, फिर उसके बाद अनंत अमित जी, फिर सिरोही साहब से मैं फाइनल करूंगा। देखिए, हमें अमेरिका के दबाव का उदाहरण लेना है तो भारत ने एक समझौता ईरान और पाकिस्तान और भारत को लेकर एक किया था गैस पाइपलाइन का, जहां ईरान से डायरेक्ट भारत में गैस आनी थी पाइपलाइन के माध्यम से। वो समझौता का क्या हुआ, वो अमेरिका का ही दबाव था कि उस समझौते को आपने कूड़ेदान में डाल दिया। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि मैं मोदी जी को तभी 56 इंची विश्वगुरु दमदार लीडर मान लूंगा जब अभी आशीष जी आपने सवाल किया कि क्या वो दरें, टैरिफ की दरें वो पुरानी दर रहेगी। अगर वो पुरानी दर पर भारत को लेकर आते हैं, अमेरिका को लेकर आते हैं, तब तो मैं मान लूंगा, अन्यथा ये मानूंगा कि भरा हुआ गुब्बारा था, देश ने जान लिया, अब अमेरिका को भी पता चल गया। इसलिए 30 सेकंड अमित जी 30 सेकंड 30 सेकंड। देखिए आशीष जी, जब 25 से 29 तारीख तक छठा दौरा जब हिंदुस्तान का होना था ट्रेड डील को लेकर, और हिंदुस्तान जिस तरीके से उस दौरे में जाने से मना कर दिया था, तो अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान जिस तरीके से मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था में मजबूती से पूरी दुनिया में अपनी कदम रख रहा है, तो अमेरिका के लिए मजबूरी थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे जिस तरीके से ट्रंप साहब का फोन पे आया है, ठीक है सिरोही सर 30 सेकंड फिर वाइंड अप करूंगा प्लीज सर। देखिए आशीष जी, मेरा मानना यह है कि ये जो डील होगी ये आने वाले अक्टूबर नवंबर तक डील हो जाएगी, और जो टैरिफ 50% है ये भी कम होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर ये 50% ही रहता है तो मुझे नहीं लगता भारत सरकार 50% पे एग्री करेगी। ये भी कम होगा, और बाकी चीजें ज्यादातर जो डिमांड है भारत सरकार की वो मानी जाएगी। थोड़ा बहुत कंसेशन कर्नल सिरोही सर, समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया कर्नल सिरोही सर आपका, राहुल लाल जी आपका, संदीप जी आपका, अनंत अमित जी आपका और संजीव जी आपका। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, चारों ने अपनी बातों को रखा, और सबसे अहम बात यह रही कि आज पूरी चर्चा के दौरान इशाक डार ने जो कुछ कहा वही बात केंद्र सरकार लगातार करती आई हो, मोदी सरकार भी कहती आई हो कि किसी तीसरे पक्ष का कोई दखल नहीं था, और भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद जो युद्ध था उसे रोका गया।